नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो थोड़ा सा ना स्वास्थ्य अब जाके सुधार हुआ है। मैंने कोशिश करी थी स्वास्थ्य खराब के बीच में क्लास बनाने की, लेकिन उससे ज़्यादा ही क्लास जो स्वास्थ्य था बिगड़ गया। इसलिए जो आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा हुआ था 58 से लेकर 100 तक, वो नहीं आ पाया। उस चीज़ के लिए सॉरी। तो शुरुआत करेंगे इसकी हम लोग सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 58, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध, देखिए भाई, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध, ये क्वेश्चन आपके साथ पटवारी के एग्जाम में बना था, तो डायरेक्ट यहीं से बना हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, तो वहीं से पटवारी में दिया, आगे भी आ सकता है। तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो शिवाजी ने अग्रणी किया था मलिक अंबर से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास था, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अब देखिए यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है। कंफ्यूजिंग इसलिए है, 15 अगस्त 1947 को कह रहा है, ठीक है। अब यानी ये आजादी के समय पूछ रहा है, आजादी के समय, ठीक है। आजादी के समय अध्यक्षता किसने करी थी? क्वेश्चन लोक सेवा आयोग पूछ चुका है प्रवक्ता के पेपर में, तो जेबी कृपलाल जी ने करी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 1947 में ही एक विशेष अधिवेशन होता है, कहां पर? दिल्ली में, ठीक है। 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं 1947 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के समय किसने अध्यक्षता करी थी, तो आचार्य जेबी कृपलानी जी ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। 1929 का हमने लाहौर अधिवेशन देखा है, कौन सा? लाहौर, ठीक है। लाहौर अधिवेशन देखा है 1929 का, जहां पर ये क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग को रखते हैं। कहां पर रखते हैं? लाहौर में। ये क्वेश्चन बन जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर रखी जाती है? 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद आपका आता है ऑप्शन सी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। अब्दुल कलाम आजाद जी, आपने देखा होगा कि 1923 का दिल्ली अधिवेशन, ठीक है। 1923 में एक नई दिल्ली में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इनके बारे में फैक्ट क्या मिलता है? ये सबसे युवा सदस्य होते हैं, ठीक है। सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, ठीक है। जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, जो बाद में क्या होता है? स्वतंत्र भारत की कैबिनेट में प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 1947 के आपको बताया दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन होता है वहां पर अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, ठीक है। 1947 के विशेष अधिवेशन में, ठीक है। विशेष, ये कहां पर हो जाता है? दिल्ली में होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखेंगे। तो 60 क्वेश्चन आपके पास है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपको बताना था फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो नंदिना गुप्ता, ठीक है। नंदिनी गुप्ता ने जीता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि इंडिया से बनी है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023, सॉरी, ठीक है। तो नंदिनी गुप्ता हो जाएंगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति, यानी बात किसकी हो रही है? एसटी की। जब भी आपको ये पढ़ने में कंफ्यूजन हो ना, अनुसूचित जनजाति है जाति, तो यहां पर जनजाति कौन सी होंगी? जनजाति हम पढ़ चुके हैं उत्तराखंड में कि एसटी वर्ग, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो कि जनसंख्या के प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में सबसे जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या के कुल प्रतिशत के हिसाब से एसटी की जनसंख्या न्यूनतम है। तो सीधा सीधा हमें कौन से राज्य मिल जाएगा? यहां पर हमें सीधा सीधा उत्तर प्रदेश इसका आंसर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा ना, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहां पर क्या है? प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम ज्यादा जो एसटी जनजाति है, ठीक है। एसटी लोग यहां पर बहुत ही कम प्रतिशत में रहते हैं। ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा 2-3 फैक्ट आपको लिखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं, नोट कर चलेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे सर्वाधिक एसटी जनजाति, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। सर्वाधिक एसटी जनजाति, अगर मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक एसटी जनजाति कहां पर रहती है, तो सबसे पहले आपको पता है मध्य प्रदेश में रहती है, ठीक है। क्वेश्चन आ भी चुका है यूकेएसएससी के एग्जाम में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहती है। इसके बाद कहां पर रहेगी? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद रहती है महाराष्ट्र में। ये चीजें नोट करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम पूछ सकता है, क्रम ना पूछे तो इनमें से पूछ लेगा, पहले और दूसरे नहीं देगा ऑप्शन में। तीसरे नंबर पर आती है ओडिशा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा ओडिशा। और चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? अगर मैं बात करूं, चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा यहां पर राजस्थान, ठीक है। चौथे नंबर पर राजस्थान हो जाएगा और 5वें पर कौन सा हो जाएगा? फिर गुजरात। तो ये तो जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या कहां पर है? मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक
ST, ठीक है, प्रतिशत में। ये दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये तो आपको जनसंख्या, यहां पर जनसंख्या में लिखना है, ठीक है, जनसंख्या, ये जनसंख्या में हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको प्रतिशत में बताना था कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर हो जाएगा, मिजोरम में, ठीक है, सबसे ज्यादा मिजोरम में, मिजोरम में हो जाएगा सबसे ज्यादा। देन इसके बाद कौन सा आएगा राष्ट्र हमारे पास, मिजोरम के बाद आएगा नागालैंड, ठीक है, मिजोरम के बाद आ जाएगा नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, मेघालय, ठीक है, नागालैंड के बाद आपके पास आ जाएगा मेघालय, मेघालय, तो ये चीजें नोट करनी है। और मेघालय के बाद आपके पास कौन सा राज्य आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीजें नोट करनी है, दोनों ही आपको बता दिया है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा और प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं है आ गया है, फिर से स्टार बनाएंगे ताकि आपको हैबिट बनी रहे कि क्वेश्चन गलत ना करें। क्वेश्चन दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहां पर नहीं है हमें बताना था, तो जो फोहन होता है आल्पस पर्वत पर रहती है, बिल्कुल सही। बोरा साइबेरिया, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बोरा अगर मैं बात करूं कहां पर, तो इटली, ठीक है, इटली इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इटली इसका उत्तर हो जाएगा। और मिस्ट्रियल कहां पर, राइन घाटी में हो जाएगा। और खमीसिन कहां पर हो जाएगा, मिस्र में हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत जलधारा है, यानी ठंडी जलधारा। आपको बताना है कि कौन सी ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें ठंडी कौन सी जलधारा है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, ब्राजील जलधारा, ब्राजील, ठीक है, ये तो ठंडी, ये तो गर्म ये गर्म जलधारा हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा हो जाएगी, लेकिन जो बेगुला जलधारा है आपकी, ये हो जाएगी ठंडी जलधारा, ठीक है। कैसी हो जाएगी, ठंडी, ये हो जाएगी आपकी ठंडी जलधारा। कौन सी, बेगुला जलधारा। और अगुलाहास भी आपकी गर्म जलधारा हो जाएगी। और ये कहां पर बहती है बेगुला जलधारा, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। ये चीज नोट कर लीजिएगा, बेगुला जलधारा कहां पर बहती है, अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जलधारा कहां की है, अटलांटिक महासागर की है। थोड़ा सा ठंडी जलधारा लिखेंगे, ठीक है। ठंडी जलधारा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की बता रहा हूं, ठीक है, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ठीक है, फॉकलैंड प्लस लेब्राडोर, ठीक है, एंड लेब्राडोर, ठीक है। ये दोनों कैसी जलधारा हो जाएंगी, ये ठंडी जलधारा हो जाएंगी। फॉकलैंड और लेब्राडोर जलधारा ठंडी हो जाएंगी। साथ ही साथ हम्बोल्ट और हम्बोल्ट भी कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा, ठीक है, हम्बोल्ट भी हो जाएगी, लेकिन ये किसकी है, प्रशांत महासागर की, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, प्रशांत महासागर की। और ये दोनों किसकी हो जाएंगी, अटलांटिक महासागर की, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ठीक है। हम्बोल्ट कहां की है, ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपके पास था, मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज के लिए संबंधित है। तो मैसाबी श्रेणी भाई ये मैसाबी आपने सुना होगा, मैसाबी अगर सुना है, ये यूएसए के आसपास है, ठीक है। अब ये किस खनिज से संबंधित है भाई, ये खनिज से संबंधित हो जाएगा आपका लोह अयस्क से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, लोह अयस्क से संबंधित हो जाएगा मैसाबी, यूएसए के पास, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ऑप्शन बी दिख रहा होगा, कोयला, तो कोयला भारत में कहां मिलता है, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना में क्या मिलता है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है, गोंडवाना में मिलता है प्रचुर मात्रा में कोयला। इसके अलावा अगर मैं पूछूं, भारत थोरियम, ठीक है, थोरियम का भारत क्या है, सबसे बड़ा ही क्या है, भारत थोरियम का सबसे बड़ा निर्माता है, ठीक है। भारत क्या है, थोरियम का सबसे बड़ा निर्माता। सबसे बड़ा निर्माता कौन है भाई, बड़ा निर्माता कौन है, थोरियम का सबसे बड़ा निर्माता भारत। और सबसे ज्यादा भंडार कहां पर हो जाएगा थोरियम का, केरल के अंदर, ठीक है। केरल के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार हो जाएगा भारत में, ठीक है। भंडार पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादा क्या होता है भारत में, थोरियम होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जादूगोड़ा की खान, ठीक है, जादूगोड़ा की खान, ठीक है, जादूगोड़ा की खान, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। जादूगोड़ा कहां पर हो जाएगा, झारखंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है, झारखंड। और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। कौन सा, जादूगोड़ा की खान, झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभ्रक, अगर मैं पूछूं आपसे, अभ्रक कहां पर पाया जाता है, ठीक है, अभ्रक आपने सुना होगा ना, अभ्रक लगभग 72% अभ्रक जो है हमारा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। क्या, अभ्रक, सबसे ज्यादा अभ्रक कहां पर होता है, भारत में, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत होता है। और लगभग 72% क्या होता है, अभ्रक आंध्र प्रदेश में ही होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 आपके पास है, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है,
क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? डागर बैंक आपने सुना होगा, यहाँ पर क्या होता है, मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है भाई, ठीक है। जहां पर दो जलधाराएं मिलती है वहीं पर क्या है, डागर बैंक बना हुआ है। इसे क्या कहा जाता है कि यहाँ पर मत्स्य उत्पादन वाला क्षेत्र कहा जाता है। किस सागर में है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी सागर में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी सागर में स्थित हो जाएगा आपका डागर बैंक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करिएगा, उत्तराखंड का सेवा का अधिकार अधिनियम कब का है? 2011 का है। आजकल थोड़ा चर्चाओं में रह रहा है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि कब का है अधिनियम, ठीक है। 2011 का है। के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारियों पर दायित्व अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है रुपये। तो यहां पर बताना है आपको जो अधिकारी हैं उन पर कितना दंडित अपराध रखा गया है, ठीक है। 500 से 5000 तक, ठीक है, इनके ऊपर रखा गया है 500 से 5000 तक। पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रश्न है, डच से डर जाते हैं। तो यहां पर अधिकारी के ऊपर क्या रखा गया है, 500 से 5000 तक का दंड या आरोपित करने का प्राधिकृत रखा गया है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास है, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? भाई सबसे बड़ी बात, उद्घाटन सदस्य के अध्यक्ष थे। इससे आप क्या समझे, अगर आपसे कह रहा है संविधान सभा का उद्घाटन, यानी संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? अगर मैं बात करूं 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक होती है। इस 9 दिसंबर 1946 में हमने पढ़ा है ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं हमारे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष होते हैं 9 दिसंबर 1947 को। फिर 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है और इसी बैठक में क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव के बाद किसको चुन लिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। कब? स्थायी सदस्य 11 दिसंबर 1946 को। तो घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्घाटन सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन के बाद क्या होता है, दिसंबर 1946 को चुनाव होते हैं। चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जी को क्या होता है, फिर से पूर्णतः अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं भाई? उपाध्यक्ष होते हैं इसके उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं एससी मुखर्जी, ठीक है। उपाध्यक्ष हो जाएंगे एससी मुखर्जी, उपाध्यक्ष हो जाएंगे एससी मुखर्जी। ये चीज नोट कर लिखनी है आपको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 आपके पास है, भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद भाई आजकल तो अब चर्चाओं में रह रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपने देखा होगा कि वी शेप की हमारी नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है। आपको एक कमेंट कर बताना है, जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत चर्चाओं में रह रहा है टॉपिक, ठीक है। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है भाई, ठीक है। किस कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो आपका बनाया गया है, आप लोगों को कमेंट करना है, साथ ही साथ ग्रुप में मैसेज करना है और इसके बारे में पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं बना होगा शायद वीडियो का। अब यहां पर बताना है भारतीय संसद बनी है, ठीक है। भारतीय संसद, अगर मैं बात करूं 100 रॉ लॉ, एक ट्रिक आपको याद रखनी है, 100 रॉ और लॉ, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, 100 रॉ लॉ। 100 में कितना हो जाएगा 79, रॉ कितना हो जाएगा 80 और लॉ कितना हो जाएगा 81। अब ये क्या है भाई, ये है आपके 100 से हो जाएगा आपका संसद, ठीक है। 100 से हो जाएगा संसद, संसद, रॉ से राज्यसभा, ठीक है, रॉ से राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। और लॉ से क्या हो जाएगा आपकी लोकसभा। ये सब आर्टिकल है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 81 में आपने पढ़ा होगा क्या है, लोकसभा है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको इनके अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। अब जो लोकसभा है हमारी किससे बनती है भाई, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, उच्च सदन आएगा, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन आ जाएगा, राज्यसभा उच्च सदन आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद निम्न सदन कौन सा, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। फिर क्या आएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। क्योंकि हमने देखा है ना, कोई भी अगर मान लीजिए विधेयक हो या बिल हो, सबसे पहले कहां पे प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा या राज्यसभा में, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा उसे पास करती है। अंततः वो बिल पास कब माना जाएगा, जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है। तो तीनों आपस में एक दूसरे के आसपास होते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, चाहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, तो वहां पर भी जो है पहले हमारा लोकसभा है, फिर बगल में राज्यसभा हो जाएगी, फिर उसी के थोड़ा डिस्टेंस पर राष्ट्रपति भवन हो जाएगा। तो तीनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित है और इन्हीं से मिलकर बनती है भारतीय संसद। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाना चाहिए। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आप इसका आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए नहीं को पढ़ना है। कुछ लोग तो हाँ इसको ही अभी भी नहीं सीखे होंगे तो फिर पछताएंगे वो, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग के सदस्य, अब आपको बताना है कि राज्यपाल किसको हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको यहां पर बताना है कि राज्यपाल जो है किसको पदच्युत नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन ए अगर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए,
ठीक है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को बिल कर सकता है भाई, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, ये गलत हो जाएगा भाई। इसको कैसे हटा सकता है, हमने पढ़ा भी है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन इसका हटाने का अधिकार किसके पास होता है, इसका हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, जो एस सिद्धू जी है, ठीक है, सॉरी ये तो हमारे मुख्य सचिव हो जाएंगे, जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के सदस्य है, यानी अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, जो राकेश कुमार जी है ना आपके अध्यक्ष अभी वर्तमान यूकेएसएससी के, तो इनको नियुक्त कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार किसके पास है अगर पूछा जाएगा तो इसका अधिकार क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी यानी राष्ट्रपति के पास है। बाकी राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटा भी सकता है और इनको बना भी सकता है, एडवोकेट जनरल को भी हटा भी सकता है और बना भी सकता है, ठीक है, ये चीज सही हो जाएगी, तो ये चीज गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं भारत की आकस्मिक निधि। अगर सबसे पहले अनुच्छेद की बात करूं तो आकस्मिक निधि का अनुच्छेद कितना हो जाएगा भाई, आपने पढ़ा होगा 267 अनुच्छेद आकस्मिक निधि हो जाएगा भारत की, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1950 में इसको स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आकस्मिक निधि क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या होती है, वित्तीय सेवाओं के लिए, वित्त जो खर्चा होता है ना, तो इसमें राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होती है, इसमें मतलब राष्ट्रपति की परमिशन लेना अनिवार्य होता है भाई। जो आपके पास 3 निधियां होती है ना, चाहे वो आकस्मिक निधि हो, इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ संचित निधि और लोकलेखा निधि। मैं बात कर रहा हूं संचित निधि, ठीक है, संचित निधि हो जाएगी एक, ठीक है, संचित निधि, और एक हो जाएगी आपके पास लोकलेखा निधि, ठीक है, लोकलेखा निधि। तो 2 निधियां आती हैं आपके पास, संचित निधि, लोकलेखा निधि, और एक आती है आपके पास आकस्मिक निधि। और संचित निधि की अगर मैं बात करूं किस अनुच्छेद में आती है, तो 266 में आती है, ठीक है, 266 अनुच्छेद 266 में आपकी संचित निधि आती है। इसमें क्या होता है, संसद की जो मंजूरी है, संसद की मंजूरी जरूरी होती है, संसद में बहस होती है, फिर इससे धन जो धन वगैरह निकाला जाता है ना आपके, इन्हीं से निकाला जाता है, ठीक है। और लोकलेखा निधि कब की होती है भाई, लोकलेखा निधि का अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 266 का आई, ठीक है, मतलब 1। ये चीज नोट करनी है, तीनों अनुच्छेद आपको नोट करनी है, ठीक है, ये सब नोट करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 आपके पास है, हाल ही में किस राज्य ने लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। तो लंगड़ा आम भाई, ये लंगड़ा कुछ ऐसा नहीं है, आम की कैटेगरी है, ठीक है, लंगड़ा आम। तो लंगड़ा आम जो है उत्तर प्रदेश का है, इसको हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा लंगड़ा आम, ठीक है। लंगड़ा आमों की बहुत ज्यादा वैरायटीज होती है, तो उनका एक वैरायटी लंगड़ा है, इसी को क्या मिला है, जीआई टैग हाल ही में मिला है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास, भारतीय संविधान के निम्न में से, ठीक है, संशोधन में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। तो कौन सा संविधान संशोधन ने भाई शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में कहीं है नहीं, ठीक है, तो 80 नहीं होगा भाई ये, ठीक है, इसको 86 करिए, 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसको क्या बनाया गया था, इसी के तहत क्या हुआ था, जो आपका शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था। बात करूं ये एक्ट कब का हो जाएगा, अधिनियम आता है आपका, ठीक है, अधिनियम आता है आपका, ये अधिनियम हो जाएगा, अधिनियम या एक्ट की मैं बात करूं तो 2009 का ये एक्ट हो जाएगा, और 2009 का एक्ट हो जाएगा, और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया जाता है, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया जाता है, और ये क्या बन जाता है, आपका मौलिक अधिकार बन जाता है। और इसको किस में रखा जाता है, बात करें तो अनुच्छेद 21 का कॉम है, ठीक है, अनुच्छेद 21 के कॉम में इसको रखा जाता है। आपसे अनुच्छेद भी पूछा जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 21 के कॉम में इसको रखा जाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा मौलिक कर्तव्य में भी है आपके, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में भी आ जाता है, 51 का कॉम में भी इसको रखा गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में 51 के कॉम में रखा गया है, ठीक है। इस चीज को आपको नोट कर चलना है, किसको रखा गया है, शिक्षा के अधिकार को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपके पास दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर ए, 85वां संविधान संशोधन। तो 85वां संविधान संशोधन देख लेते। 85वां संविधान संशोधन क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में एससी और एसटी के लिए भाई, ठीक है, एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है, ठीक है, प्रमोशन में, वो उसमें कहा गया है 85वें संविधान संशोधन में बताया गया है, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलेंगे और आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 196 नहीं होगा, ठीक है, ये 196 नहीं होगा, इसको 96 करिएगा, ठीक है। 96 संविधान संशोधन वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसमें ना उड़िया, आपकी उड़िया, आपने देखा होगा ना संविधान की कितनी 22 भाषाएं हमारे संविधान में, ठीक है, संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो इसी में 8वीं अनुसूची में जो भाषा है कौन सी, आपकी उड़िया भाषा की जगह ओडिशा लिखा गया, ठीक है, उड़िया की जगह ओडिशा लिखा गया, ठीक है, उड़िया की जगह ओडिशा लिखा गया। ये चीज आपको नोट करनी है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है,
औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया था? देखिए जजिया करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई शासक आए, इन्होंने लगाया, कई शासक आए फिर इन्होंने हटाया, किसी ने इसको पूर्णतः हटाया, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, इसको नोट करके लिखेगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम लगाया था। ठीक है, बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम लगाता है। इसके बाद क्या होता है? लगाने के बाद एफएसटी भी लगाता है। ठीक है, इसके बाद क्रम तो आपको मैं अभी बाद में लिखा दूंगा कभी और टाइम में। ठीक है, फिर क्या होता है? एफएसटी लगाता है भाई। एफएसटी यानी फिरोजा तुगलक, ये क्या करता है? ब्राह्मणों पर भी लगा देता है। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर कौन लगाता है? एफएसटी लगाता है। इसके बाद अकबर आता है। अकबर क्या करता है? अकबर, ठीक है, अकबर 1564 के आसपास इस कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, समाप्त। फिर अकबर के बाद क्या करता है? औरंगजेब 1564 में तो अकबर खत्म कर देता है, लेकिन फिर औरंगजेब क्या करता है? इसको पुनः आरोपित कर देता है, और ये कब करता है? 1679 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1679 में क्या करता है? इसको औरंगजेब फिर से आरोपित करता है, लेकिन अंत में इसको खत्म कौन करता है? अंतिम रूप से इसको मोहम्मद शाह रंगीला खत्म कर देता है। ठीक है, अंतिम से कौन खत्म करता है? अंतिम रूप से खत्म कौन करता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला इसको क्या करता है? खत्म कर देता है अंतिम रूप से। उत्तराखंड में भी लगा था भाई। उत्तराखंड में किसने लगाया था? आपने देखा ना, चंद वंश में एक राजा आते हैं, बाज बहादुर चंद। ठीक है, चंद वंश में कौन लगाता है? चंद वंश में लगाते हैं कौन? बाज बहादुर चंद जी। ठीक है, बाज बहादुर चंद लगाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, क्या लगाते हैं ये? आपने देखा है, ये लगाते हैं जजिया कर। ठीक है, जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? बाज बहादुर चंद था, चंद वंश का। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके पास, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो करंट अफेयर का है भाई। पेरू की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, आपको बताना था कौन बनी है, तो डीना बुलाओट। ठीक है, डीना बुलाओट, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डीना बालूओटा। ठीक है, ये बनी है आपकी पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलेंगे। ज्योति व कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होते थे? तो कुमाऊं कुमुद आपने देखा होगा। ज्योति आपको नहीं भी आता था तो कुमाऊं कुमुद तो आपको आता है भाई। कुमाऊं कुमुद तो कितनी बार पढ़ चुके हो। अगर आपको कुमाऊं कुमुद आता था तो आपने देख लिया होगा, ऑटोमेटिकली अल्मोड़ा से ये निकलता था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कुमाऊं कुमुद और ज्योति कहां से निकलते थे? अल्मोड़ा से निकलते थे। ठीक है, कुमाऊं कुमुद की बात करूं तो 1922 में ये निकलता था भाई। कुमाऊं कुमुद कब निकलता था? 1922 में ये निकलता था, और किसके द्वारा निकलता था? जिला गजट के नाम से निकलता था। ठीक है, जिला गजट नाम से पहले निकला था। ठीक है, जिला गजट के रूप में निकला था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या होता है? 1922 में जिला गजट होता है, बाद में 1925 में इसका नाम क्या हो जाता है? कुमाऊं कुमुद। ठीक है, 1925 में इसका नाम हो जाता है कुमाऊं। ठीक है, 1925 में इसका नाम हो जाता है कुमाऊं कुमुद। ठीक है, कुमाऊं कुमुद इसका नाम हो जाता है, कुमाऊं कुमुद। ठीक है, 1925 में इसका नाम हो जाता है कुमाऊं कुमुद, और ये निकला था 1922 में जिला गजट के नाम से। इस चीज को आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 आपके पास है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भाई शासनकाल में राजकोष का जो शीर्ष अधिकारी था वो किस नाम से जाना जाता था? अगर हम बात करें यहां पर तो सधिनता नाम से वो जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सहमर्ता नाम से कौन जाना जाता था? जो आपका कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, कोषाध्यक्ष को कहा जाता था कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष को सहमर्ता नाम से जाना जाता था। बाकी जो आपका राजकोष का शीर्ष अधिकारी होता था सन्निधाता नाम से उसको जाना जाता था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 आपके पास है, निम्न में से कौन भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन मंदिर है भाई कौन सा हो जाएगा? जयपुर का बैराट मंदिर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पूछ सकता है, बेसिक प्रश्न है, आना चाहिए आपको। भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो बैराट मंदिर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ये क्वेश्चन? ठीक है, दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद। दूधातोली कहां पर है? गढ़वाल जनपद में है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, भागीरथी नदी टिहरी बांध बनी है, बिल्कुल हो जाएगी। खतिलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद, बिल्कुल हो जाएगा। रूपकुंड बागेश्वर, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रूपकुंड मैंने पहले ही बताया था शायद आपको, चमोली। ठीक है, चमोली, रूपकुंड आपका चमोली में हो जाएगा। या रूपकुंड को ही क्या बोला जाता है? आपने देखा होगा कंकाली ताल। ठीक है, कंकाली ताल इसको बोला जाता है। कंकाली ताल के साथ इसको रहस्यमयी
मई ताल भी इसको बोला जाता है। अब रहस्यमयी या कंकाली क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा ना, रानी बल्पा और एस धवल राजा होते हैं जो अपने सैनिकों के साथ जा रहे होते हैं, युद्ध होता है, फिर उनके जो कई सैनिक होते हैं वहां युद्ध में मारे जाते हैं, या फिर उसके बाद क्या होता है उनकी हड्डियां और कंकाल आज भी वहां से निकलते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रहस्यमयी या कंकाली ताल, रूपकुंड चमोली में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। बाकी आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास है, वर्ष 1923 में जारी, ठीक है, बाघों की नई जनगणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बाघों की संख्या आपको पता है ना, लगातार अगर मैं आपसे बात करूं भारत में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो हाल ही में क्या हुआ, आपकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, किसकी 50वीं वर्षगांठ किसकी मनाई गई, ये प्रोजेक्ट टाइगर की मनाई गई भाई, प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की, और कब का हो जाएगा, 1973 का हो जाएगा। डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि डेट क्या है, कंट्रोवर्शियल है। उत्तराखंड में एक बार डेट आई थी, मेरे ख्याल से पता नहीं आयोग ने क्या करा उसका, मुझे याद नहीं है। सेंटर वाला तो आपका 1 नवंबर को ऑथेंटिक मानता है, ठीक है, 1 नवंबर 1973, लेकिन आपने परीक्षावाणी पढ़ी होगी तो परीक्षावाणी में 1 अप्रैल भी देता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1973। तो भाई यहाँ पर डेट के पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा, डेट आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन 1973 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि आपका कॉर्बेट से शुरू होता है, हाल ही में उसने अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाई। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ के समय क्या हुआ, भारत में गिनतियां हुई और गिनतियों में पता लगा है कि भारत में कितने बाघ हैं भाई। अगर मैं बात करूं यहां पर भारत में बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3167। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में बाघ की संख्या कितनी आकी गई, 3167 माती गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पता हो, ठीक है, बाघ संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई, 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बाघ संरक्षण दिवस। ठीक है, टाइगर डे मनाया जाता है भाई, इस चीज को नोट कर चलना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाघ दिवस, ठीक है, बाघ संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में जो चीते लाए गए थे आपने देखा होगा, ठीक है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे गए थे, जिनमें से एक चीता ने भाई 4 बच्चों को जन्म दिया था, तो 3 बच्चों की तो मौत हो गई है। ठीक है, एक बच्चा बचा है, अब पता नहीं उनको वातावरण यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है या वो बीमार है, इसके बारे में अभी जो है विशेषज्ञ पता कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया था, वर्ष 1899 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो 1988 में क्या कह रहा है ये, 1988 में 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त बुधवार। ठीक है, इस दिन क्या था, वेडनेसडे था। ठीक है, वेडनेसडे था, इस दिन मनाया गया था। 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, तो यानी 15 अगस्त 1989 का आपको बताना है कब मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने यहां पर देखा होगा ये तो आपका लीप ईयर है। ठीक है, 1988 आपका लीप ईयर है, लेकिन इस लीप ईयर से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपसे मार्च के बाद का पूछ रहा है। अगर मार्च के पहले का पूछा होता तो हमें क्या करते, इसको लीप ईयर को काउंट करते, लेकिन यहां पर आपको पता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम 1 होती है कैसे निकाला था हमने, तो हमें पता है 365 दिन होते हैं, 365 दिन को हम 7 से भागा देने पर कितना आता है हमारे पास, ठीक है, 7 5 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे 1 दिन ऑड बच जाता है, यानी 1 दिन ऑड बच रहा है तो क्या हो जाएगा, बुधवार में 1 दिन प्लस हो जाएगा। बुधवार में 1 दिन प्लस होगा तो बुधवार और बृहस्पतिवार। ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, 1 दिन इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 दिन ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा आपका, बुधवार प्लस 1 दिन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, फिर से बताना है, नहीं है। देखिए भाई, नहीं है, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो आरबीआई देश का केंद्रीय एवं राज्य सरकारी बैंकों का बैंकर है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, केंद्रीय बैंक है और राज्य के सरकारी बैंकों का बैंकर है। दूसरा है, आरबीआई देश की विदेश की निधि का संरक्षण है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है, आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 1949 की जगह मैंने आपको शायद पहले भी बताया था क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1900, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है, आरबीआई की स्थापना होती है। जो एक्ट होता है 1934 का होता है, 1 अप्रैल 1935 को आपके आरबीआई की स्थापना होती है। थोड़ा सा आरबीआई अगर आरबीआई के बारे में मैं बात करूं, तो आरबीआई के बारे में अगर आपको पता हो तो इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, आरबीआई का। ऑप्शन डी क्या है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, ठीक है, मुख्यालय इसका हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, पूछ लेगा कभी एग्जामिनर, बेसिक प्रश्न है, फंस जाओगे। ठीक है, और भारत का प्रथम और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जनरल हो जाएंगे, इसके सॉरी गवर्नर हो जाएंगे भारत के प्रथम और स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो सीडी देशमुख जी। ठीक है, सीडी देशमुख इसके क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है भाई भारत के आरबीआई बैंक के, ठीक है, वर्तमान कौन है, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, शक्तिकांत
शक्तिकांत दास जी, ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर, शक्तिकांत दास जी क्या है, वर्तमान जो आरबीआई है उसके गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलना है। और एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी आकर आपका बन गया, ठीक है, कभी भी बन गया तो याद रखना इस क्वेश्चन को, बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी करती हैं, ठीक है। जब इनका राष्ट्रीयकरण होता है ना, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे ये पूछा जा सकता है, कभी डीप क्वेश्चन मुझे लगता है। और ये क्वेश्चन कभी बन गया कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर थे एसके झा जी, ठीक है, एसके झा जी। आज के अगर ये कभी भी एग्जाम में आ जाए तो इस चीज को हमेशा याद रखना। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन जो है आने वाला क्वेश्चन है पेपर में, कभी भी ये बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा होता है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद जो आरबीआई के उस समय गवर्नर होते हैं एसके झा जी, उस समय गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। 82 क्वेश्चन आपके पास है, उधार प्रदाता एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। तो उधार प्रदाता एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रकाशित है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है। इससे क्या समझे आप, IBRD, ठीक है, IBRD, ठीक है, IBRD। और आपने देखा होगा ना वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं स्थापना पूछूं आपसे, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, तो वर्ल्ड बैंक की अगर स्थापना पूछी जाए तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो होती है ना भाई, ये पूछा जाता है आपसे किस समझौते के तहत हुई थी, तो ब्रिटेन वुड समझौता, ठीक है, ब्रिटेन वुड समझौता, ठीक है, ब्रिटेन वुड समझौता। क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूकेपीएससी में कि किस समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, तो ब्रिटेन वुड समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमित करता है। मतलब मुद्रा निर्गमित किसके बदले करता है आपको बताना है। स्वर्ण के बदले तो करता ही है भाई, गोल्ड लेकर जाओगे तो स्वर्ण के बदले निर्गमित कर देगा। विदेशी प्रतिभूति के बदले भी करता है, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले भी करता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो आरबीआई है सबके बदले ही क्या करता है, जो आपकी मुद्रा को निर्गमित करता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास, 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, योजना अवकाश आ गया था भाई आपका ना 1991 में। आपने देखा था ना 1991 में हम क्या देखते हैं, एलपीजी, ठीक है। भारत में एलपीजी का जो आता है यहीं पर शुरू हो जाती है 1991 में, तो योजना अवकाश चल रहा होता है। बाद में क्या होता है, आपकी जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये कुछ समय शुरू होती है 2 साल के बाद, अप्रैल 1992 में, ठीक है। अप्रैल 1992 में ये शुरू हो जाती है। 91 और मतलब 90 के बाद से लेकर 92 तक आपका योजना अवकाश चल रहा होता है। और उसी समय क्या आती है आपकी एलपीजी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण और आपका जो राष्ट्रीयकरण, जो भी इसका आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में लिबरलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा 1991 में, जिसके जो माना जाता है किसने करी थी, पीवी नरसिम्हा राव के समय हुई थी। और प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा जो आपकी ये पंचवर्षीय योजना थी भाई, इसमें पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पीएम रोजगार योजना, ठीक है। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना उससे हुई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। काली व गोरी नदी का संगम कहां पर होता है, तो ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले ही करा दिया था। काली और गोरी का संगम कहां पर होता है, जौलजीबी में होता है, ठीक है। काली को गोरी से जौल है, आपको बताया था। काली को गोरी से क्या है, जलन है भाई। और उनका मेला कहां पर लग जाएगा, जौलजीबी में। 14 नवंबर को यहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है। नवंबर को यहाँ पर मेला लगता है, जिसको बनाया जाता है राज्य का जो व्यापारिक मेला है, ठीक है। राज्य का व्यापारिक मेला, ठीक है। ये राज्य का व्यापारिक मेला हो जाएगा, ये कहां पर, जौलजीबी में 14 नवंबर को लगता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर चलेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। निम्नलिखित में से किस निकाय से मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है। तो निम्न में से बताना है आपको किस निकाय ने, ठीक है। निम्न में से किस निकाय के द्वारा निम्न में से किस निकाय ने मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया है। नीति आयोग ने दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग तो नहीं दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये भी नहीं दे सकता, यूएन भाई ये देगा। फिर इसका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार
परिषद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 आपके पास है, 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 16 मई 2022 को आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 26-28 जून 2022 को G7 का अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? 2022 का G7 शिखर सम्मेलन वर्तमान में भी होने वाला है भाई, वर्तमान में होने वाला है, शायद आई थिंक हो चुका है। ठीक है, तो 2022 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि अभी वाला ना पूछे वो, क्योंकि 2022 वाला पूछ दे तो इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जी से जर्मनी, जी से G7। ठीक है, 2022 में G7 का समिट कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, बढ़ती हुई अर्थ जो देश की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका ये समूह हो जाएगा G7 समूह। ठीक है, पहले इसमें रशिया भी था, रशिया को बाहर फेंक दिया इससे, अब G7 समूह ही रह चुका है। 2023 का कहां पर होगा? तो आपको नोट करना है 2023 का। ठीक है, 2023 का हो जाएगा इटली में। ठीक है, 2023 का इटली में हो जाएगा। ठीक है, 2023 का इटली में आई थिंक होने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार करेक्शन करके आपको बता दूंगा 2023 का। ठीक है, ये मैंने शायद अभी मैं रिकॉल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इटली मुझे यहां तक है इटली ही होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट में पिन कर बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है भाई? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अभी बताया था 1923 के दिल्ली अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इसी के साथ साथ प्रथम भारत के जो शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तुंजु दर्रे के मध्य से उत्तराखंड में कौन सा जिला चीन से जुड़ा है? तो तुंजु दर्रे के मध्य उत्तराखंड का कौन सा जिला भाई चीन से जुड़ा हुआ है, आपको बता रहा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहां पर से हो जाएगा चमोली। ठीक है, ऑप्शन बी चमोली सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके पास, भारत सरकार आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष केंद्रीय विधान में आया? तो भारत सरकार आपदा प्रबंधन एक्ट यानी आपदा प्रबंधन एक्ट कब आ जाएगा भाई? आपका एनडीआरएफ एक्ट कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2005 का। ठीक है, 2005 का एक्ट हो जाएगा। और इसी एक्ट के बाद क्या होता है? एनडीआरएफ की स्थापना। एनडीआरएफ की स्थापना कब होती है? 2006 में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, इसी की तर्ज पर क्या हुआ आपको पता है उत्तराखंड में क्या हुआ था? 2013 में भाई भयंकर आपदा आई थी। ठीक है, एसडीआरएफ उत्तराखंड में 2013 में भयंकर आपदा आई थी। केदारनाथ में शायद पूरे विश्व की और भारत की तो सबसे बड़ी आबादी थी, विश्व की भी बड़ी आबादी जो आपदा है उसमें भी उसका नाम आता है। तो उस आपदा के बाद क्या होता है? यहाँ पर भी उत्तराखंड जो हो जाता है थोड़ा अलर्ट हो जाता है। इसी के बाद उत्तराखंड में एसडीआरएफ की स्थापना होती है 9 अक्टूबर 2013 को। ये क्वेश्चन ना आपको परीक्षा वाणी में अलग डेट मिलेगी, जुलाई की मिलेगी, लेकिन जो ऑथेंटिक डेट है आप एसडीआरएफ की साइट पर जाएंगे। बार बार बताता हूं क्योंकि ऐसे फैक्ट क्या होता है कभी एग्जाम में आगे तो आप आयोग का कुछ नहीं पता है भाई, हो सकता है वो साइट को ही गलत मान ले। आपने मत्स्य वाले आंकड़ों पर देख लिया है, परीक्षा वाणी में तो गलती है, उसे तो क्या ही मानेगा। तो अब ये वाली बात हो जाती है ना कि स्टूडेंट को किस ओर ये धकेल रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि जब ऐसी चीजें आयोग करता है तो छोड़ दो भाई, फिर किस्मत के भरोसे छोड़ दो कि अगर आप बॉर्डर पर लटक रहे हो तो एक नंबर से अंदर भी हो सकते हो, बाहर भी हो सकते हो, तो वो किस्मत का भरोसा है। अब मत्स्य वाले से कितने बच्चे बाहर हुए होंगे आपको पता है। ठीक है, वो 0.125 का जो नुकसान है वो बच्चों को पता है कितना बड़ा नुकसान है। किसी का दौड़ से नाम रुक गया होगा, किसी का आया भी होगा तो जस्ट बॉर्डर लाइन पर आया है। अगर मान लो ये मत्स्य वाला सही कर देता, 1.25 सही हो जाता है, ऑटोमेटिकली अंदर हो जाता। तो ये सब किस्मत की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या है भाई? निम्नलिखित में से किसे गंग नहीं किया जा सकता है किंतु भंग होगा? यार ये गंग क्यों हो गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो आपको पता है जो राज्य विधान परिषद होती है इसको समाप्त किया जा सकता है भाई, भंग नहीं किया जा सकता। बात करें राज्य विधान परिषद की तो आर्टिकल 169, ठीक है, अनुच्छेद 169 में आपका क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, वर्तमान में 6 राज्यों में हो जाएगी। ठीक है, भारत के 6 राज्यों में क्या हो जाएगी? आपकी विधान परिषद हो जाएगी। और कौन कौन से हैं? शायद आई थिंक एक तो यूपी बिहार हो गया, दूसरा एमपी हो गया आपका। ठीक है, यूपी बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ आपका यूपी बिहार मध्य प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, कर्नाटक महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है, ये राज्यों में हो जाएगी। इसके अलावा भाई 2 क्वेश्चनों में ना थोड़ा सा आंसर गलत हो गए थे, उन चीजों को करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने फ्लो में बता दिया था आपको, तो ऐसा नहीं है, करेक्शन करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या था उसमें करेक्शन करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
देख लेते हैं, मैं करेक्शन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो भाई। शुभम का थोड़ा सा उसमें डाउट हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था आपका कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, गोपेश्वर। इसका आंसर गोपेश्वर हो जाएगा। और ये पूछा था वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहां पर था, तो मैंने जोशीमठ गलती से बता दिया था, जिसका आंसर हो जाना था गोपेश्वर में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा भाई एक और था क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी था। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था नंदाकोट पर्वत चमोली बताया था। आई थिंक जो चमोली नहीं होगा, पता नहीं क्या चल रहा था, तो पिथौरागढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तबीयत खराब के कारण हो सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत के कारण इस चीजों को भी गलती से बता दिया गया, तो माइंड नहीं करना है। इसके अलावा भाई जो भी छात्र यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर जुड़ना चाहते हो तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेटों से आप जुड़ सकते हैं। अंतिम समय पर आपको पता है प्रैक्टिस सेट रामबाण का काम करते हैं, तो आप लोग क्या है, इन दिए गए नंबरों पर किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 199 रुपीज में आपको 20 प्रैक्टिस सेटों का लाभ मिल सकता है, तो जल्दी से जल्दी उठा लीजिए, वीडियो परीक्षा में अपना अंतिम चयन पा लीजिए। बाकी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।